सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूं बिहार स्पेसिफिक टॉपिक, जो कि निबंध के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग को पता है कि जो बीपीएससी मेंस में जो नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है एसए का, इसमें 3 सेक्शन रहेगा। 3 सेक्शन टोटल आपका 300 नंबर का रहेगा। तो पहला सेक्शन और जो दूसरा सेक्शन है, इसमें आप लोग को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एरिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जो तीसरा सेक्शन है एसए का, वो आपको डिफाइन कर दिया गया आयोग के द्वारा, जिसमें कि बताया गया है कि तीसरे सेक्शन में पूछा जाएगा बिहार स्पेसिफिक टॉपिक। तो इस लेक्चर में वो सारा मैं बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ कि जिसको हम लोग को करके जाना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में किसी विशेष तरह के दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके पहले कुछ चीज़ें जो बोलना है आप लोग से कि अभी तक मेरा निबंध के सीरीज में 4 वीडियो आ चुका है, जिसमें पहले वाले लेक्चर में मैं बताया था कि ऐसे क्या होता है, इसका कैसे इंट्रो लिखा जाए, कैसे बॉडी पार्ट लिखा जाए। दूसरे वाले वीडियो में मैं अलग अलग डायमेंशन से इंट्रोडक्शन लिख के दिखाया हूँ। तीसरा जो लेक्चर था उसमें मैं एक टॉपिक लिया था भारतीय इंडियन डेमोक्रेसी या भारतीय लोकतंत्र, और उसमें अभी तक जितना भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस या जो भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया है एसए का, उसको डिस्कस किया था और मैं काफ़ी सारा मॉडल आंसर भी उसमें बताया था। चौथा जो लेक्चर था उसमें मैं इंडियन मीडिया का डिस्कस किया था। भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया क्या, कैसे उसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और 2-3 ऐसे लेके भी मैं कैसे भूमिका लिखा जाए, कैसे बॉडी पार्ट लिखा जाए, उसका भी मैं काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हूँ। तो जिन लोगों ने भी मेरा शुरू का 4 वीडियो नहीं देखा है, रिक्वेस्ट है उस चारों वीडियो को देख लें, काफ़ी हेल्पफुल है। और इस 5वां जो वीडियो है ये मेनली बिहार स्पेसिफिक से रिलेटेड है। इसमें लगभग मैं 40-50 वो टॉपिक बताऊंगा जो कि आप लोग को करना चाहिए, और एक ऐसे का मैं पूरा कंप्लीट मॉडल आंसर बताऊंगा कि कैसे भूमिका, कैसे बॉडी पार्ट और कैसे निष्कर्ष लिखना चाहिए। और जिनको भी इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, वो नीचे हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और बाकी जो 4 लेक्चर आया उसका भी पीडीएफ वहाँ हमारे टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में अवेलेबल है। जिनको भी चाहिए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, जिनको भी अगर आंसर राइटिंग करना है एसए का, तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ आप ज्वाइन करके उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं और ग्रुप में लिख कर भेज सकते हैं। आइए मैं वो सारा लिस्ट ऑफ टॉपिक आप लोग के लिख के लाया हूँ। तो आप इसको क्या करें कि अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। और मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, जब भी मेरा वीडियो देखें खास करके एसए का, तो आप अपने पास पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि आप इसको नोट डाउन कर पाए। क्योंकि देखिए पीडी क्लास तो ये है नहीं, ये एसए का क्लास है और यहाँ आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको कॉपी और पेन पे अपना चीज़ें लिख लें, जो ताकि आप आगे इसको जो है ना कर सकें। और ये सारा लिस्ट ऑफ टॉपिक रहेगा अलग अलग सेक्शन से, क्योंकि काफ़ी सारा कॉल या मैसेज इस बात को लेके आता है कि बिहार स्पेसिफिक टॉपिक में क्या तैयार करें निबंध के लिए। तो आज वो सारा डॉट आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या क्या टॉपिक पे काम करना चाहिए और कौन कौन टॉपिक पे काम नहीं करना चाहिए। और इसी आपको पता है कि जो थर्ड सेक्शन होगा निबंध का, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिया जाएगा। 4 क्वेश्चन में आपको आंसर तो एक ही करना है। हालांकि टोटल निबंध में तीन आंसर ऐसे करना है, जिसमें कि पहले से एक, दूसरे से एक और तीसरे से भी एक करना है। तो 4 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक से रहेगा, लेकिन उसमें आपको एक ही लिखना है। तो यहाँ पे मैं जो पहला आपको बता रहा हूँ आर्थिक सेक्शन से, मतलब कि आर्थिक क्षेत्र से कौन कौन सा टॉपिक हमको करके जाना चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन सी प्रमुख आपको लगता है कि चुनौतियाँ हैं, मेजर चैलेंजर ऑफ बिहार इकोनॉमिक्स। तो आपको इसमें जो है ये निबंध जो है ना अच्छे से करके जाना चाहिए कि बिहार की अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ। हालांकि जब मैं बिहार स्पेसिफिक जब निबंध बताऊंगा तो उसमें काफ़ी अच्छे से इन सब का भी मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक देख लीजिए कि यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। दूसरा आपका हो सकता है इसमें बिहार में बेरोजगारी और युवा आक्रोश, क्योंकि काफ़ी ये बर्निंग इशू रहा है। अगला इसमें पूछा जा सकता है बिहार में पर्यटन या बिहार में ग्रामीण पर्यटन, तो चूँकि या बिहार में पर्यटन की क्या संभावनाएं है, इससे भी क्वेश्चन एक बार हिंदी जो समान हिंदी पेपर हुआ है उसमें पूछा जा चुका है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि कृषि जो है बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 90% जो आबादी हमारे राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वहाँ का मुख्य आजीविका कृषि ही है। तो यहाँ से आपको ये टॉपिक जो बिहार के कृषि पे हर एक एंगल से करके जाना चाहिए, इसका क्या समस्या है, क्या विशेषता है, क्या एग्रीकल्चर का नेचर है, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसका जो ये अगला जो है इसमें है कि बिहार कृषि रोड मैप जो अभी
चालू है जो है वो कैसे सदाबहार क्रांति को लाया है। तो ये ऐसे टॉपिक पूछा सकता है कि बिहार कृषि रोड मैप सदाबहार क्रांति की ओर, ये इसको करना चाहिए। फिर अगला बिहार कृषि प्रमुख चुनौतियाँ समस्याएं उसका क्या उपाय है, ये भी टॉपिक आपको करना चाहिए। बिहार के प्राकृतिक संसाधन और औद्योगिक विकास, मतलब कि प्राकृतिक जो संसाधन मेरे पास है बिहार में और उसका और जो हमारे देश राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है, इसको आपको अच्छे से करना चाहिए। फिर बिहार के गांव, एक मतलब सिंपल आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के गांव, तो अब बिहार के गांव है तो आपको इसमें काफ़ी अलग अलग डायमेंशन में निबंध को लिखना चाहिए। फिर बिहार की ग्रामीण समस्या और उनका समाधान टॉपिक करना चाहिए। फिर बिहार की औद्योगिक समस्या या उनका समाधान, 21वीं सदी में बिहार राज्य के विकास की संभावना, क्योंकि अब अभी हम 21st सेंचुरी जो रह रहे हैं उसमें बिहार के विकास की क्या क्या संभावना है, मतलब एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में और भी कई सारे जो सेक्टर है उसमें क्या क्या इसकी संभावना बनती है। फिर बिहार में क्या संभावना है पर्यटन का, क्योंकि आपको पता है कि बिहार काफ़ी आर्ट कल्चर से काफ़ी समृद्ध राज्य है और वहाँ पे काफ़ी सारा पर्यटन पर्यावरणीय है, ऐतिहासिक है, काफ़ी सारा सभ्य वहाँ दिखाई पड़ता है और इसका कहीं ना कहीं हमारे राज्य के इकोनॉमी एक बहुत बड़ा जो है ना रोल है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक और है कि बिहार की जनसांख्यिकीय लाभांश कौशल विकास के बिना कोरी कल्पना मात्र है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया बिहार और इंडिया के पास है, जब तक हम स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो उसके बिना जो है ना मात्र एक कोरी कल्पना मात्र है। और ये काफ़ी अच्छा निबंध हो सकता है आपके लिए। आप इसको जो है ना अलग अलग एंगल सोच देखिए, जितना भी मैं निबंध का टॉपिक बता रहा हूँ आपको इसमें करना सिर्फ क्या है कि इसमें क्या भूमिका लिखा जाए, इसमें क्या क्या बॉडी पार्ट लिखा जाए, आप एक रफ पेज में ना इसको ना फ्लो चार्ट में बना के रख लें और मैं जब इसको पढ़ाऊंगा एक एक लेक्चर लेकर तो वहाँ पे आप चीज़ें और भी मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरा जो अगला जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, अभी आपको थीम भी है, जो बिहार दिवस जो बनाया जाएगा इस बार 2023 का, उसका थीम ही है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और सबसे वर्निंग मतलब मेरे ख्याल से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो सकता है कि जो बिहार का जो युवा आबादी है उसको लेके एक निबंध तो कन्फर्म आएगा ही आएगा। इसलिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति, कैसे हमारे राज्य का जो यंग जनरेशन है हमारे राज्य के लिए प्रगति का जो है एक रास्ता बन सकता है, वो पूछा जा सकता है। और इसी में एक और जोड़ लीजिएगा, आर्थिक हल युवाओं को बल, क्योंकि जो 7 निश्चय फर्स्ट योजना था उसका एक थीम यही था, मतलब कि आर्थिक हल युवाओं को बल, कैसे हम आर्थिक समस्या जो आर्थिक जो हल है वो युवाओं के बल हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक और कि 7 निश्चय योजना विकसित विकास की राह, जो भी आपको पता है कि 2.0 निश्चय योजना चल रहा है, इस कैसे ये योजना बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए काम कर रही योजना। आपको ये निबंध जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको करके जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें आपको इत हो गया कि आर्थिक क्षेत्र में आपको कौन कौन सा करना चाहिए। अगला सोशल या सामाजिक क्षेत्र में अगर देखिएगा, सबसे पहला इसमें है कि बिहार समाज में जो विद्यमान जो आपका दहेज प्रथा डाउरी सिस्टम है, ये सबसे एक बर्निंग इशू है। और बार बार जो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं उनका ये हमेशा कई सारे समाधान यात्रा में कई बार जिक्र किए हुए हैं कि दहेज प्रथा जो है बिहार से ख़त्म होना चाहिए। तो ये चूँकि आपका इसमें व्यू जानना चाहेगा और यहाँ एक निबंध मेरे ख्याल से रहना चाहिए, तो आपको इस जो निबंध के टॉपिक पे कई सारे एंगल या डायमेंशन सोचना चाहिए, इसमें हमको क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है। फिर बिहार में जो जाति प्रथा है, क्योंकि ये भी एक बड़ा इशू रहता है, तो क्या कास्ट सिस्टम है, उसकी क्या समस्या है, क्या चुनौती, ये कर लीजिए। फिर बिहार में जो महिला जो एम्पावरमेंट की जो बात होती है उसका क्या अभी वर्तमान में दशा है और आगे भविष्य में उसकी क्या दिशा हो सकती है, इसको करना चाहिए। फिर बिहार में नारी जो सशक्तिकरण के लिए क्या क्या सरकार की पहल की जा रही है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में, ये मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से भी जो वुमेन एम्पावरमेंट पे एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो इसको भी अच्छे ढंग से आपको करके जाना चाहिए। फिर एक और जो जीविका कार्यक्रम है, क्योंकि काफ़ी सारा जो भी जितना भी स्कीम है वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ गया है, तो जीविका कार्यक्रम और उसमें महिलाओं की जो क्या जो भागीदारी हो, किस तरह से महिलाओं का जो एम्पावरमेंट हुआ है इस कार्यक्रम के जरिए, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है।
अगला जो है जो प्रवास, जो माइग्रेशन जो हमारे राज्य से जो काफ़ी बड़ी संख्या में होता है, तो प्रवास कैसे हमारे राज्य के लिए अभिशाप भी है और वरदान भी है, या प्रवास क्यों होता है, प्रवास की क्या मेन धाराएं हैं, ये सब जो आपको निबंध करना चाहिए। फिर ये कहे क्या जाति आधारित जनगणना जाति मुक्त भारत के सपने में बाधक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जातीय जनगणना बिहार में हो रहा है, इसको आप जरूर कीजिए और मैं इसको कराऊंगा भी। क्वेश्चन यही है कि क्या जो जाति आधारित जो जनगणना हो रहा है, कि चूँकि हम बात करते हैं भाई जाति नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जातीय जनगणना होगा तो कहीं ना कहीं जाति की तो बात उठेगी ही, और कहीं ना कहीं जो उसमें एक ये बड़ा बाधक है। तो आपको इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एंगल से इसको लिखना चाहिए। और अभी सोचिए, अभी मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, आप इस टॉपिक को सोचिए, जब मैं इसको जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ चीज़ें क्लियर आपसे करूँगा ही। फिर एक और, जाति आधारित जनगणना कितना सही है या कितना गलत है। मैं जो पेपर कटिंग जो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, वहाँ पे मैं कई बार इस ऐसे का जिक्र किया हूँ कि जो जातीय जनगणना है हमारे राज्य के लिए कितना सही है या कितना गलत है, या देश के लिए कितना सही है या देश के लिए कितना गलत है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर एक और है, शराबबंदी कितना व्यवहारिक है या कितना अव्यवहारिक निर्णय। ये भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो गया क्वेश्चन, आपको इसका कंटेंट तैयार करना चाहिए। फिर ये जो बिहार की जो जनसंख्या जो लगभग इतनी 10 करोड़ से ज़्यादा है, उसका क्या समस्या है और उस जनसंख्या का क्या समाधान हो सकता है, ये आपको टॉपिक करके जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका सामाजिक क्षेत्र में। अब कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में जो टॉपिक या निबंध आपको करके जाना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि आपको पता है कि बिहार का जो सिस्टम है पंचायती राज का, यहाँ काफ़ी ये पॉपुलर है, यहाँ महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो ये आपको करना चाहिए। या पंचायती राज की क्या पिछले 20-25 वर्षों में उपलब्धि रही है, ये करना चाहिए। या पंचायती राज व्यवस्था और महिला जो आरक्षण दिया गया है, इसने कैसे बिहार राज्य की महिलाओं को एम्पावरमेंट किया, ये करना चाहिए। फिर बिहार में जो भ्रष्टाचार है और इससे संबंधित कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, ये और उसका क्या समाधान हो सकता है, ये करना चाहिए। फिर बिहार में जो जितना भी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है उसमें क्या गुण है या क्या दोष है, या कैसे उसने लोकतंत्र को आगे बढ़ाया है, ये सब चीज़ आपको करना चाहिए। फिर बिहार में सुशासन का टॉपिक। फिर जो मुख्यमंत्री जो जनता दरबार लगाते हैं, ये जनता के दरबार में मुख्यमंत्री डायरेक्ट आपसे यही एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस तरह का जो इनिशिएटिव है हमारे पूरे देश में बहुत ही कम जगह होता है कि जो मुख्यमंत्री अपना जनता का दरबार लगाते हैं। तो अभी नीतीश कुमार इसमें जो बहुत आगे हैं, तो ये क्वेश्चन जो आपसे एक पूछा जा सकता है। अब इसको टॉपिक को सोचिए कि इसमें हम क्या क्या निबंध में लिख सकते हैं, बाकी तो मैं पढ़ाऊँगा ही। फिर एक और, जीविका के माध्यम से ग्रामीण बिहार में कैसे एक मौन क्रांति हुई, क्योंकि आपको पता है कि लगभग काफ़ी सारा जो स्वयं सहायता समूह इसके तहत बन गया है, और ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पता नहीं क्या क्या कितना तरह क्रांति करने में जो जीविका कार्यक्रम आपका सहायक है, इससे भी एक निबंध आपसे आ सकता है। फिर वंशवाद, जातिवाद और बिहार में जो अपराधीकरण की राजनीति होती है, उसका भी टॉपिक आपको करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका कला और संस्कृति का टॉपिक आ जाता है। इसमें जो कई सारा इसमें निबंध पूछने का स्कोप है, जैसे कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत, आपको एंशिएंट से लेके मेडावल होते हुए आपको बढ़ना पड़ेगा, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिर बिहार में मधुबनी चित्रकला या और भी जो चित्रकला बिहार में है, उससे टॉपिक करना चाहिए। फिर ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छठ पूजा, सामाजिक, सांस्कृतिक और इसका पर्यावरणीय क्या महत्व है। क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ सकता है कि छठ पूजा, इसका सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व है। इसको आप काफ़ी अलग अलग एंगल से सोचिए, छठ पूजा क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या क्या प्रभाव है, आप जो महसूस करते हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा, और ये काफ़ी अच्छा निबंध बन सकता है। फिर बिहार का सुपर फूड, लिट्टी चोखा और भी कुछ वहाँ का जो व्यंजन है बिहार का, उस पर काम करना चाहिए। जो बिहार का जो व्यंजन में आपको मिला है ये जीआई टैग, कौन कौन सा जीआई टैग मिला है, वो सब चीज़ जो है ना पूछा जा सकता है। फिर वैश्वीकरण का बिहार के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी आपको टॉपिक करना चाहिए। बिहार की फिल्में और यहाँ के समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, या जो म्यूजिक है या जो गीत संगीत है उसका समाज पर क्या बुरा या क्या अच्छा प्रभाव पड़ा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारा चर्चा में रहता है कि बिहार में जितने भी गायक कलाकार भोजपुरी जो गाते हैं वो
कुछ उल्टा पुल्टा गाना गा देते हैं जिसके हमारे देश के, हमारे राज्य के समाज पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आप फेन क्वेश्चन यहाँ से मेरे ख्याल से बनना चाहिए और आपका व्यू इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। फिर बिहार में स्पोर्ट से जो संबंधित समस्याएं हैं और जो उसका जो समाधान है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। कहीं ना कहीं मेडल लाओ और नौकरी पाओ का मतलब यही है कि बिहार की सरकार भी जो है ना खेल को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी तत्पर है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर बिहार की जो भाषा है और यहाँ का जो साहित्य है क्या संबंध है, और इस भाषा साहित्य का हमारे राज्य के समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये भी पूछा जा सकता है। फिर महात्मा बुद्ध चूँकि बिहार से बिलोंग करते थे, तो महात्मा बुद्ध के विचार की क्या उत्तर जीविता अनंत है, मतलब उनका जो विचार है क्या वो हमेशा के रिलेवेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या महावीर के भी विचार आपसे पूछे जा सकते हैं। नहीं तो पूछेगा तो कम से कम इसका इनके लोगों का विचार हम कई सारे निबंध में भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर जो आगे इसमें बिहार में बाढ़ सूखे की समस्या, पर्यावरण से आइएगा तो इसमें बिहार में जो बाढ़ की समस्या है, सूखे की समस्या, इसका क्या निदान है, और ये काफ़ी आपको लॉजिकली बैठ के सोचना पड़ेगा कि बिहार और सूखे की जो है ना एक रियल टाइम इसका क्या सोल्यूशन है, ये आपको सोच के अभी रखना चाहिए। फिर बिहार को बेहतर आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ बाढ़, सूखा, कई तरह के प्राकृतिक आपदाएं का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए हमको एक बेहतर आपदा प्रबंधन की आवश्यकता ये आपको करना चाहिए। फिर बिहार में जो संसाधन प्रबंधन खास बिहार के संदर्भ में करना चाहिए। अब संसाधन जो भी है आपको देख लीजिए अच्छे से। फिर जलवायु परिवर्तन और बिहार पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये पूछा जा सकता है। जल जीवन जो हरियाली मिशन है, कैसे ये हमारे राज्य का जो संपोषणीय विकास का रास्ता है, इसको कीजिए। फिर नदी जोड़ो परियोजना एक साथ कई समस्याओं का समाधान लेके आया है, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। फिर अगर कुछ व्यक्तित्व अगर देखा जाए बिहार में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने का चांस बन सकता है कि अशोक एक महान शासक, या जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीतीश कुमार, इनका मुख्यमंत्री के रूप में क्या इनकी उपलब्धि रही, एक क्वेश्चन जो है ना एक निबंध के रूप में आ सकता है। फिर नेक्स्ट जो है योजनाएं बहुत सारा बिहार सरकार चला, जैसे कि जल जीवन हरियाली है, ये योजनाएं पूछ सकता है। 7 निश्चय योजना है, जीविका कार्यक्रम है, मनरेगा में बिहार का क्या रोल है या क्या सफलता प्राप्त किया गया है। फिर बालिकाओं, महिलाओं से जितना भी जुड़ी हुई कुछ समस्या जो योजनाएं हैं वो आपको करके जाना चाहिए। फिर कौशल विकास योजना बिहार सरकार के तहत चला रही है, एक कीजिए। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है गंगा जल आपूर्ति योजना, बिहार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री जी ने साथ जिक्र कर दिया है, तो ये आप कर लीजिए। फिर कुछ विविध जब आइए तो विविध में कई सारा क्वेश्चन बनने का चांस है, जैसे कि यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, तो यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, इसमें क्या लिखाएगा, इसमें वही लिखाएगा कि बिहार में जो आप समस्या देखते हैं अभी तक, जो हमारे राज्य का सपना था कि यहाँ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी सब समस्या दूर होना चाहिए, लेकिन क्या वो सब दूर है? जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्या सब खत्म हो गया है? जो समस्या है तो वही आप यहाँ लिखना है आपको। अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो जो वर्तमान में समस्या बिहार के सामने है उन सारी समस्याओं पे हम बेहतर ढंग से काम करते, रिसोर्स के अकॉर्डिंग जो है ना अपने राज्य को आगे बढ़ाते और विकसित राज्य की श्रेणी में या बीमारू राज्य से निकाल कर एक डेवलप स्टेट के रूप में इसको ले जाते। ये आपको जो बिहार के मुख्यमंत्री होने पर इसमें आपको लिखना था। अब फिर जो अतुल सर एक बार जो मीडिया के सामने बात कर रहे थे कि उन्होंने बोला था कि हम जो बिहार स्पेसिफिक में किस तरह के क्वेश्चन देंगे, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कई सारा बिहार में कहावत या मुहावरे चलते हैं, उससे मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ कुछ लिख के, जैसे कि उन्होंने कहा था कि हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, मतलब कि इस जो कहावत का या मुहावरा का सिंपल सा मतलब यही है कि अप्रासंगिक बातें करना, मतलब कि बातें कुछ और हो रहा है, आप कर कुछ और रहे हैं। मतलब कि बात यहाँ पे हेल्थ की हो रही है और आप बात जो है ना युद्ध की कर रहे हैं, बात शांति की हो रही है और बात यहाँ आप जो है युद्ध की कर, मतलब कि रिलेवेंस बातें नहीं करना, इस जो है ना कहावत का यही मतलब है। फिर एक और उन्होंने कहा था कि भोज घड़ी कोहरा रोपना, मतलब कि गलत समय पे कार्य शुरू करना। मान लीजिए कि करने का कुछ और आप कर कुछ और है, इसका मैं अभी आपको बताऊंगा निबंध कैसे लिखा जाए। फिर इसमें पूछा है बिहार में जो तकनीक और बिहार की जो जनता इसको कैसे यूज करती है, बिहार की समस्याओं को दूर करने में तकनीक की क्या भूमिका हो सकती है। तकनीक कोई भी हो सकता है वो, तो इसको आपको करना चाहिए। फिर एक और आपका जो कहावत बिहार में है, इसमें एक और बिहार में कहावत चलता है कि
बिनु घरनी घर भूत के डेरा, मतलब कि नारी बिना जो है ना घर सूना है। तो आप इसको काफ़ी अच्छे से कई अलग अलग डायमेंशन में सोचिए कि इस जो है ना कहावत या मुहावरा जो बिहार में चलता है इसका कितना अच्छा आप आंसर लिख सकते हैं। एक और बिहार में कहावत चलता है बार बार, पैसा न कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। अब देखिए ये हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि अतुल सर ने कहा है कि बिहार में जो लोकल जो कहावत चलता है वहाँ से हम क्वेश्चन दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये जब मैं सोच रहा था बैठ के कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो मेरे नज़र में ये सब चीज़ें आए। तो आपको ये सब सोचना चाहिए। और भी अगर आसपास में अगर कोई आपके साथ मुहावरा लोकोक्ति अगर बोला जाता है आपके एरिया में, तो आप उसको भी जो है ना टॉपिक तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो है ना, पैसा ने कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी, ये आप कई बार सुने होंगे अपने घर में या आसपास में कहीं भी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास रिसोर्स तो है नहीं और बिना साधन के भविष्य की आप कल्पना कर रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा निबंध बन सकता है कि बिना साधन के भविष्य की कल्पना करना। किसी भी देश, किसी मान लीजिए कि आप युद्ध लड़ाई करने जा रहे हैं और आपके पास जो है ना संसाधन ही नहीं है, आपका युद्ध में हार तो तय है ना। तो आपको इस जो मुहावरा जो कहावत है, इसको कई सारा एंगल से, राजनीतिक से, आर्थिक से, सामाजिक से, अपने जीवन से जोड़ के जो है ना इसको लिख सकते हैं। हालांकि मैं जितना भी मैं यहाँ पे अभी टॉपिक आपको दे रहा हूँ, इस सब का मैं बारी बारी से वीडियो में चीज़ें बताऊँ, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं। अभी आप सिर्फ वो लिस्ट ऑफ टॉपिक लिखिए जो कि काफ़ी रिलीवेंट है। एक और यहाँ पे है कि ओस के चटला से प्यास ना मिटे। ये भी देखिए कई बार जो है हमारे आसपास में बोला जाता है, मतलब कि ऊँट के मुंह में जीरा वाला बात हो गया। अब यहाँ वही बात है कि जैसे कि मान लीजिए कि इसका क्या आप लिख सकते हैं, जैसे कि कई सारी ऐसी सरकार की योजनाएं होती है जहाँ पे मतलब कि खर्च होना चाहिए मान लीजिए 200 करोड़, कितना 200 करोड़, लेकिन सरकार वहाँ मात्र समय 10 करोड़ दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊँट के मुंह में जीरा हो गया। तो आप इस जो है ना लोकोक्ति या जो मुहावरे को, जो कहावत को ना कई सारे रिलेवेंस टॉपिक से जोड़ के इसको लिख सकते हैं। फिर एक और बिहार में चलता है, सुपुआ बोले ते बोले चलनियों बोले जय में 72 छेद। मतलब कि यहाँ है कि सूप, देखिए सूप में कोई छेद या होल्स नहीं होता है। तो अगर सूप बोले तो चलेगा, लेकिन यहाँ बोल तो यहाँ कौन रहा है, चलनियों बोल रहा है। जो चीज़ हम लोग आटा जो करते हैं, चलनियों बोल रहा है, जिसमें कि अपने उसमें 72 छेद है। इसका कहने का मतलब सिंपल यही है, यदि खुद पाक साफ है तो दूसरे को शिक्षा दे सकता है, परंतु जिस काम में तो खुद अज्ञानी या नंगा है उसे दूसरे को करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान का हम बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान खुद जो है ना आतंक को बढ़ावा देता है या आतंक से ग्रसित राज्य है, वो भारत को जो है यहाँ पे देता है यूएनओ की इंडिया जो है ना आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। मतलब वही यहाँ पे है कि अपना खुद जो है नंगा है और जो है ना दूसरे को जो है ना ऐसा करने से रोक रहा है। तो आपका ये भी काफ़ी जो है ना एक बेहतर जो है टॉपिक हो सकता है करने के लिए। दूसरा में यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि वे सपने जो बिहार को सोने ना दे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन यूपीएससी वाला पूछा था, वे सपने जो भारत को ना सोने दे। हालांकि मैं इस ऐसे को अपने तीसरे वाले लेक्चर में डिस्कस किया हूँ कि वो सपने जो भारत को ना सोने दे, इसका मैं एक भूमिका भी लिख के बताया हूँ। तो यही उसी तरह आप इसको लिख सकते हैं कि वे सपने जो बिहार को सोने ना दे। अब देखिए इस जो टॉपिक को आप कैसे शुरू करेंगे, इस निबंध को कैसे लिखेंगे, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि अपने लेवल पे कि जब मैं अखबार पढ़ता हूँ या खबरें पढ़ता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि बिहार कई सारे पैमाने पे, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक चीज़ों पे जो है ना पैरामीटर्स पे ना देश के अन्य राज्यों से काफ़ी नीचे पायदान पे रहता है। जैसे कि प्रति व्यक्ति आय हो जाए या जीडीपी हो जाए या शिक्षा को लेके हो जाए। तो मेरे मन में अचानक एक ख्याल आता है कि आखिर ऐसा क्यों है और क्यों नहीं इस समस्या को दूर करने का मन में सपना ठान लें। तो आप ऐसे भी करके भूमिका को लिख सकते हैं और इसको आगे बढ़ सकते। मतलब कि देखिए सिंपल इसका कहने का मतलब है कि बिहार वो सपना जो बिहार को सोने ना दे। मतलब आप देखिए कि आज़ादी के बाद बिहार कहाँ तक पहुँचा, अभी क्या वो 100% चीज़ें प्राप्त कर चुका है, क्या डीपीएसपी का सब कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, प्रस्तावना का सब बात पूरा हो गया, शिक्षा, गरीबी, भुखमरी सब खत्म हो गया। अगर नहीं हुआ तो वही आपका सपना है जो आपको सोने नहीं देगा और आप उसके लिए दिन रात मेहनत किए थे। यही क्वेश्चन का मेरी डिमांड है। फिर एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि बिहार में नगरीकरण वरदान है या अभिशाप, ये भी पूछा जा सकता है।
फिर एक और है कि प्यास लगने पर कुआं खोदना। कई बार आप अपने आसपास देखते होंगे ये कहावत सुनने को मिलता है कि प्यास लगा है तो वो कुआं जाके खोद रहा है। तो वही मतलब है कि सही समय पे सही काम नहीं करना, इस तरह का कुछ बात है इसमें भी। तो ये सब जो है ना आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप लिख लीजिए। अब आइए इसमें मैं एक जो है निबंध लिया हूँ कि वही भोज घरी कोहरा रोपना वाला बात जो कहावत हमारे बिहार में बहुत फेमस है, उसका ही मैं एक मोनोग्राफर डिस्कस कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए और सुनिए कैसे जो है ना आप कहावत या मुहावरे को जो है ना एक बड़ा सा 1000 वर्ड में लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी मेरा कॉल मैसेज इसी बात को लेके आया कि इसको आखिर कैसे लिखें, कैसे इसमें 1000 शब्द हम लिखें। तो अभी जब मेरा लेक्चर देखिए आपको इजीली पता चल जाएगा, अच्छा ऐसे ऐसे अगर एंगल को ब्रेक कर लेंगे तो इसको भी हम 1000 शब्द में जो है ना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भोज घरी कोहरा रोपना, मतलब कि वही है कि गलत समय पर कार्य शुरू करना। मतलब कि आपको करना कुछ दिन पहले चाहिए था लेकिन आप कर गलत टाइम पे रहे, या उसका मतलब ये हो कि सही समय पर आप सही निर्णय नहीं लिए और या सही समय काम वो पूरा नहीं किए तो आपको कई तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा है इसका मैं पहले आपको एक भूमिका लिख के दिखा, तब आपको कुछ और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल लिया हूँ कि ये मतलब रियल एग्जाम्पल है। अनीसाबाद जो पटना में है, अनीसाबाद मानिकचंद तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु 6 माह पहले टेंडर जारी हुआ था ताकि छठ पूजा के पूर्व ही घाट के चारों ओर पत्थर लगाया जा सके। अब जबकि पर्व मतलब छठ पर्व को एक दिन शेष रह गया है, तब घाट के चारों ओर पत्थर लगाया जा रहा है। पत्थर लगाए जाने के कारण घाट की सफाई भी नहीं हो पा रही है। यहाँ के स्थानीय जनता में प्रशासन के खिलाफ काफ़ी रोष है। सरकारी पैसों की बर्बादी हुई तथा इसका लाभ आम जनता को भी नहीं मिला। उपरोक्त घटना भोज घरी कोहरा रोपने वाली कहावत को जो है ना सत्य कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये है टेंडर तो जारी 6 महीना पहले हो गया था कि घाट का जो ना साफ सफाई सब पक्कीकरण कर लिया जाएगा, लेकिन जो है प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो है ना यहाँ पत्थर जो है ना छठ पूजा के एक दिन पहले लगाया जा रहा है। वही यहाँ पे कहने का मतलब है कहावत का मेन टर्म यही है कि जब आपको जो है ना जब भोज आपके घर में है, आप उस समय कोहरा मतलब उस समय आप कुछ फल उल बो रहे हैं तो क्या वो तुरंत आपको देगा, फायदा नहीं देगा। तो वही ये कहने मतलब है कि आप गलत समय पर काम शुरू कर रहे हैं या सही समय पे आपने सही निर्णय नहीं लिया या उस काम को सही अंजाम नहीं दिया, तो आपको कई तरह की चीज़ें का समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आपका रिसोर्स भी बर्बादी होगा और आप सक्सेस जीवन में नहीं हो पाएंगे। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना, कल एग्ज़ाम है और आज आप आज आप जो है ना पूरा उसका सिलेबस ले रहे हैं, पूरा आप उसका बुक्स खरीद रहे हैं, तो क्या मतलब है। तो वही है कि अब भोज का बारी हो गया और आप ये जो है ना कॉपी किताब कलम खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ना खतरा पैदा कर सकता है। तो वही मतलब काफ़ी अच्छा लॉजिकल ये क्वेश्चन है, अगर आप बैठ के सोचिए तो इसमें काफ़ी सारे डायमेंशन जो है खुल सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक सिंपल सा क्या करना है, पहले भूमिका लिखना है 100 से 150 वर्ड में, फिर आपको इसमें दिखाना है कि कोई भी निर्णय या समय में क्या रिलेशन है, फिर समय का क्या महत्व है। फिर कई सारे एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सिंचाई को लेके, राजनीतिक क्षेत्र में कई एग्जाम्पल होता है, अपने लाइफ का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल देके इस पूरे निबंध को आप पूरा कर सकते हैं। आइए मैं इसको दिखाता हूँ, इसको मैं क्या करना चाहिए। तो पहला एक तो आप भूमिका ये लिख देंगे, किसी घटना से इसको रिलेट कर, और भी अगर कोई आपके पास घटना है तो उसको भी रिलेट करके लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर जो आपको इसमें कोई कविता या दोहा अगर शुरू करना, क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ लिखा हूँ, किसी कवि ने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जैसे कि अभी जो मैं यहाँ बताया आपको, ये जो एक दिन पहले जो घाट का जो पत्थर लगाया जा रहा है, इसे तो हंसाई ही हो रहा है प्रशासन का। तो यहाँ पे आप ऐसे भी दोहे या कविता से इसको शुरू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ, किसी भी कार्यसिद्धि के उद्देश्य से हमारे द्वारा किए गए निर्णय में समय का बड़ा महत्व। तो कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, कार्य के उद्देश्य से हमारे द्वारा किए गए निर्णय में समय का बड़ा जो है ना महत्व होता है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि निर्णय और समय ये दोनों वो पहिए होते हैं जिन पर चलकर हम किसी कार्य सिद्धि मतलब किसी अंजाम तक पहुंच सकते हैं।
कार्यसिद्धि यहाँ अंजाम तक पहुँच सकते हैं। यानी सही समय पर सही निर्णय लेने से ही कार्य सिद्धि होती है, बजाय इसके कि हम सही समय पर गलत निर्णय लें। जैसे कि अभी छठ पूजा, ठीक है अभी छठ पूजा आने वाला है, तो लेकिन समय तो सही है लेकिन वो निर्णय गलत है। क्यों निर्णय गलत? क्योंकि पत्थर लगाना काम एक दिन का नहीं है, बल्कि उसको 6 महीना पहले लगा के उसको रेडी करना चाहिए। या गलत समय पर सही निर्णय लें। देखिए गलत समय पर जो है आप सही, जैसे कि मान लीजिए कि कल एग्ज़ाम है आपका, तो अब क्या आप आज आप ना क्या खरीद रहे हैं, बुक खरीद रहे हैं, तो मतलब यहाँ ये है कि गलत समय पर आप सही काम कर रहे हैं, या फिर गलत समय पर गलत निर्णय लें। ये सब अगर तीनों अगर कंडीशन में जो ना आपका मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, वही मैं लिखने की कोशिश किया हूँ। इसलिए समय और निर्णय के महत्व को एक दूसरे से अलग करके हम नहीं देख सकते हैं, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि ना सिर्फ हमारे द्वारा लिया गया निर्णय सही हो, बल्कि उस निर्णय के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए समय भी जो है ना उपयुक्त या सफिशिएंट हो। तो ये जो अगर आप इतना अगर भूमिका लिखेंगे तो मतलब ये जो है ना आपके थीम को जो ना यहाँ पे दर्शा दिए, इसको आप देख लीजिए। फिर आप और भी कई सारा इसमें है कि दोहा लिख सकते हैं कि समय बहुत मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना, रहती थी बापू की कट्टी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। ऐसे करके कोई आप चीज़ें लिख के कहीं कहीं बीच में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बॉडी पार्ट में आप इसको कैसे करेंगे, जो क्या क्या लिखेंगे मेनली मैं यहाँ देखिए क्या आपको बता रहा हूँ कि भोज घड़ी कोहरा रोपने भले ही एक कहावत हो, लेकिन इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एग्जाम्पल देश की सरकार, सिस्टम, कानून, पुलिस व्यवस्था आदि में देखा जा सकता है। इन सब के द्वारा सही समय पर सही निर्णय नहीं लेना या समय रहते कार्य पूरा नहीं करने से देश की जनता को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी मैं यहाँ पर लेटेस्ट एग्जाम्पल लिया हूँ कोविड का। आपको पता है जब सेकेंड वेव आया तो एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए कोरोना के समय सेकेंड वेव में राज्य सरकार द्वारा इस वायरस को रोकने या अस्पताल में जो है ना एक सही व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण काफ़ी सारा मौतें हुई थी। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे पहले ही जब केंद्र सरकार ने कह दिया था कि राज्य जो है ना अपने यहाँ जो है ना अस्पताल उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था रखा, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो वही चीज़ हो गया कि भाई आप भोज घड़ी जो है ना आप कोहरा रोपने की, जब आप पूरा सेकंड वेव आ गया, पूरा कोरोना वायरस जब फैल गया, तब आप ऑक्सीजन का व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें काफ़ी आपाधापी हो गई, काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी सारी मौतें हुई। तो आप ये एक रियल एग्जांपल इसमें और आप अच्छे से बढ़ा के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट इसमें क्या जोड़ सकते हैं, ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो, ठीक ना। यदि बरसात आने पर छप्पर की मरम्मत की जाए तो सिर्फ हमको निराशा ही हाथ लगेगी और हम लोग भीग भी जाएंगे और काफ़ी नुकसान भी हम कर लेंगे। मतलब देखिए मैं सिर्फ आपको वो तरीका बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से इस एक 4 लाइन के 4 वर्ड के निबंध को 1000 वर्ड में करना है। कोई ये छोटा मोटा काम नहीं है, आपको इसमें काफ़ी सारे बातों को सोचना पड़ेगा। तो समय के इसी महत्व को रेखांकित करते हुए कहा गया है, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछताने। मतलब कि का बरखा कृषि सूखने के बाद आए हो, तो वही चीज़ है समय चुकी पुनि पछाने। तो आप ऐसे भी एक दोहे का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसलिए हमें सही समय पर निर्णय लेकर तथा समय सीमा में कार्य करनी चाहिए, अन्यथा प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली हास्यास्पद कहावत चरितार्थ हो जाएगी। और ये भी देखिए मैं आपको दिया हूँ निबंध में कि प्यास लगने पर कुआं खोदना, मतलब कि समय रहते आप नहीं ध्यान दिए, अब जो है ना आपको प्यास लग गई, तो प्यास जब लगा है तो कुआं खोदने जाइएगा तो फिर तो तब तक आप निपट जाइएगा। तो वही चीज़ का मतलब है कि ये भी जो है एक आपसे निबंध पूछा जा सकता है कि सही समय पे सही निर्णय या गलत टाइम पे गलत निर्णय लेना, ये सब कुछ भी इसमें हो सकता है। अब देखिए आगे इसमें आपको कैसे कैसे चीज़ों को जोड़ना है वो बता रहा हूँ। आगे इसमें आप जोड़ सकते हैं कि इस टॉपिक को जोड़िए, राजनीति से लिखिए। चुनी हुई सरकार यदि जनता हितैषी कार्य नहीं करे तो उसे अगले चुनाव में सबक सिखाने की क्या है आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम नहीं सिखाएंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी, तानाशाही व्यवस्था बन जाएगी। तो आप इसको पूरा जो है ना इसको लिंकेज कर सकते हैं। आगे इसमें क्या लिख सकते हैं कि बिहार की एक विशाल आबादी है,
यहाँ कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि कुपोषण है, गरीबी है, बेरोजगारी है। इसे अगर सही पर अगर हम टाइम पर अभी अगर ख़त्म नहीं किए तो आगे हमारे लिए नाफुर बन जाएगा और विकसित राष्ट्र को बनने में एक बहुत बड़ा बाधा बन सकता है। आगे इसमें क्या लिख सकते हैं, जनसांख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा बिहार और भारत तभी उठा पाएगा जब अभी से हम कौशल विकास पर क्या करें, काम के, अन्यथा बहुत ही देर हो जाएगी। आप इसको जैसे जापान का एग्जांपल दे सकते हैं। जापान जो है ना कौशल विकास पे काफ़ी ध्यान दिया। आगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाई आपदा प्रबंधन के समय हमको पूर्व से ही जो है ना हमको तैयारी करने की आवश्यकता। इसको आप काफ़ी एग्जाम्पल से कर सकते हैं। जैसे कभी कई यास या चक्रवात जो आया था, सरकार पहले से ही तैयार थी, तभी जो है ना उसका जो है ना लोगों को तुरंत बचाया जा सके। अगर जो लापरवाही होती तो हम नहीं बचा सकते। यहाँ पे ना आपदा प्रबंधन को कम से कम आप 150 से लेके 200 वर्ड में भी लिख सकते हैं। ना केवल भारत का बल्कि और भी कई जगह दुनिया के अदर जगह का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। फिर वर्तमान में जो वैश्विक प्रमुख समुदाय की समस्या, जो पर्यावरण की समस्या है या जलवायु परिवर्तन की समस्या है, ये जो समस्या इसको अभी ही ख़त्म करने की आवश्यकता है, नहीं तो आगे जाके काफ़ी दूर हो जाएगा। आप इसमें क्या प्रयास है, क्या क्या किया जा रहा है, इसमें काफ़ी बेहतर ढंग से इसको अपने एंगल को तोड़ सकते हैं। फिर आगे इसमें क्या लिखेंगे, समय पर कोहरा नहीं रोपे, अर्थात सही निर्णय सही समय पर नहीं लिए गए तो कई समस्या और भी आ सकती है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो 1857 जो क्रांति जो हुई थी उसमें क्या था, 31 मई 1857 को क्रांति का शंखनाद होने का टाइम फिक्स किया गया था, ठीक है, होना था। परंतु 10 मई को ही कुछ युवा क्रांतिकारी जोश में आके इस क्रांति की शुरुआत कर दी, जिसकी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में ये घटना जो विद्रोह जो ना अलग अलग दिन शुरू हुआ। ऐसे में ये हुआ कि अंग्रेज़ों के लिए विद्रोह को दबाना आसान हो गया। इस तरह से पूरी तैयारी के बावजूद गलत समय पर, देखिए, गलत समय पर सही निर्णय लेना कारगर नहीं हुआ। निर्णय तो सही था लेकिन समय यहाँ क्या था, गलत था। क्योंकि मैं भूमिका में पहले इस चीज़ को 3 बात को जिक्र किया था, यहाँ पे वही दिखा। देखिए जो हमारे जो 1857 क्रांति में जो इन्होंने किया समय से पहले, ठीक है, काम तो सही था, निर्णय तो सही था, लेकिन क्या था, समय भी गलत था। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना और उसको सही समय में पूरा करना ये अति आवश्यक है आपकी सफलता के लिए, अन्यथा आपकी जो है ना हार होनी तय है। इसको कई सारे एंगल से आप जोड़ सकते हैं। बाकी अभी हमारे देश में आप लिख सकते हैं कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं, या हमारे देश में जैसे कई सारे ऐसे महापुरुष हैं समय पूर्व ही कार्य कर लेते थे, क्योंकि उनका मानना था कल करे सो आज, वही सब आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसरो अपना प्रोजेक्ट जो है ना समय पूर्व पूरा कर लेता है, तभी इतना बड़ा मंगलयान या और चंद्रयान सब छोड़ पाई है। आप यहाँ पे इसको एक पॉजिटिव वे में दे सकते हैं, ठीक ना। फिर महात्मा गांधी, पता है जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, वो अपना रचनात्मक कार्य कभी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उनको पता था कभी भी जो है ना आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ सकता था। तो मतलब वो जो है ना हमेशा उस काम में लगे रहते थे, ये भी दिखा सकते हैं। फिर यहाँ दिखा सकते हैं आगे की निष्कर्ष के तौर पे कि वर्तमान समय भारत या बिहार के सामने कई तरह की समस्या है, जिसे समय पूर्व या सही समय पर करना बहुत अति आवश्यक है। जैसे कि चुनाव सुधार में राजनीतिक अपराधीकरण है और भी भ्रष्टाचार है, सब दिक्कतें, सभी को आवास देना या समावेशी विकास करना, ये सब जो है ना हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पर्यावरण की समस्या है, इसको समय रहते हमको करना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर वही बात होगा कि भोज घड़ी कोहरा रोबत, और ऐसे स्थिति में हमारे आर्थिक सामाजिक राजनीतिक का जो है ना क्षय ही हो जाएगा। इसलिए हमको समय रहते जो है ना सचेत होने की क्या है, आवश्यकता है। तो ऐसे करके आपको 1-2 और भी उदाहरण या भूमिका मतलब कथन देके इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो है ना मैं बता दिया कि इसमें कैसे, मतलब हमको लगता है कि इतना मैं इसमें बता दिया कि अब आप देखिए, जब इसको पहली बार आप देखे थे इस 4 लाइन के निबंध को, तो आपके पास मेरे ख्याल से 10 शब्द भी नहीं आया था क्या लिखा नहीं लिखा। अब देखिए आप इसको आराम से ना 2000 शब्दों में जो है ना लिख सकते हैं। तो वही देखिए, जब प्रैक्टिस करेंगे और इस YouTube चैनल पे आपको लगभग आने वाले 1 महीने में इतना सारा ऐसे का कंटेंट मिल जाएगा जहां आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन वही प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यही देखिए, ये जो भोजन घड़ी कोहरा रोपना या प्यास लगने पर कुआं खोदना, लगभग ये दोनों का एक ही मीनिंग है। देखिए अतुल सर ने हालांकि इसका जिक्र किया है, इसका जिक्र नहीं किया है प्यास लगने पर कुआं खोदना, तो हो सकता है यही पूछ दे। तो इसके लिए आपको ना इसको तैयार करके जाना चाहिए, या इसका कंटेंट आप तैयार कीजिए या इसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये जो है ना आपका
पूरा का पूरा मैं बताने का कोशिश किया। बस आपको करना ये है कि जितना भी मैं टॉपिक यहाँ पे दिया हूँ आप उसको लिखें, कॉपी में लिखें और अपने मन से सोचें कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालें, भूमिका में क्या डालें, बॉडी पार्ट में क्या डालें, निष्कर्ष में क्या डालें। आप अगर जो जितना इसमें दिया गया अगर इसका लगभग मोटा मोटी अगर इसमें से सब कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बिहार स्पेसिफिक जो है ना आपका एसए से जो है ना इसी से क्वेश्चन आएगा, इसी रेंज से आएगा, इससे बाहर जाने का चांस नहीं। हाँ, लेकिन आपको जो है ना हर एक टॉपिक पे या हर एक निबंध को जो है ना अच्छे से लिखना पड़ेगा और उसको चेक कराना पड़ेगा। तो आप इसको करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा टॉपिक लेंगे निबंध का, और इसी में से जैसे कि मेनली इसी पर फोकस करेंगे जैसे ये सब है कि हसुआ के बिहार में खुरपी के गीत, इसको भी मैं बताऊंगा। फिर बिनु घरनी घर भूत का डेरा या पैसा ने कौड़ी 20,000 में, ये सब जो है ना क्योंकि काफ़ी सारा डिमांड इसी का है कि ये नहीं हो रहा, तो मैं इसी पर फोकस करके आपको चीज़ें बताऊंगा। और इस तरह का वीडियो जो है ना अभी कहीं चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं हो रहा, आप इसको देखें, इसका फ़ायदा उठाएं। और जिनको 68, 69 का मेंस का अनफैटिंग प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम चल रहा है ऑलरेडी। मेंस का पर डे वहाँ 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है इस जीएस पेपर फर्स्ट सेकेंड का। आप वहाँ पे उसका कॉपी चेक हो रहा है, मोरल रेफर दिया जा रहा है। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना जिनको 68, 69 मेंस अनफैटिंग प्रोग्राम से जुड़ना है। बाकी ऐसे क्लास चल ही रहा है, यूट्यूब पे चलिए, इसको आप करें। और बाकी जिनको लिखना है ऐसे तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, वहाँ आप लिख के भेजें तो वहाँ आपका कॉपी चेक हो जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू।